भारतेंदु युगीन नाट्य सृजन पर, नाट्य अनुवाद पर जब हम विचार करते हैं तो पारसी रंगमंच या पारसी थिएटर, उसके कलाकार, उन नाटकों की कथा वस्तु, उन नाटकों में प्रयुक्त किए गए गीत, उन नाटकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, गज़लें, शेर व शायरी, गीत योजना, इन सबको जब हम देखते हैं तो एक हल्कापन, एक फूहड़पन, एक कहीं कहीं कुछ भोंडापन भी उनमें दिखाई देता है। लेकिन हिंदी नाटक कैसे उन तमाम चरणों से आगे निकलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ निरंतर परिष्कार की ओर, समकालीन मुद्दों की ओर, प्रतीकात्मकता की ओर और एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने की ओर चलता रहा। ऐसी प्रवृत्तियों का जीवंत और सटीक दृष्टांत अमानत खां द्वारा लिखित इंदर सभा नाटक में हम देख सकते हैं। अमानत खां द्वारा लिखित इंदर सभा में ओपेरा के समान अधिकांश भाग गीतों से भरे हुए हैं। इंदर सभा नाटक में कहीं कहीं संवादों का सामान्य प्रयोग दिखाई देता है, किंतु उन नाटकों की, उस युग के उस तरह के सभी नाटकों की भाषा शैली, उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन, ये सब युगीन नाट्यलोक का प्रतिबिंबन करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसे नाटकों से क्षुब्ध होकर, भारतेंदु भी इस तरह के बेहुदे, भोंडे, नौटंकी परक नाटकों से बहुत परेशान हो गए, क्षुब्ध हो गए। इसलिए उन्होंने भी तत्कालीन परिवेश और कलाहीनता, अपसंस्कृतिकरण का वातावरण तैयार करने वाले, हमारी ऐतिहासिक धार्मिक रचनाओं की वस्तु के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ करने वाले, हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्मरणीय पात्र योजना के साथ उपहास करने वाले इस वातावरण में हिंदी नाटक की एक साहित्यिक और कलात्मक प्रस्तुति करने का श्रेष्ठ कार्य, स्तुत्य कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इस भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नाटकों की वस्तु तैयार करने, अनुवाद हेतु नाटकों का चयन करने की जो योजना थी, उसके मूल में यही था कि एक परिष्कृत मानसिकता का सृजन नाटकों के माध्यम से होना चाहिए। जो पाठकीय अभिरुचि है उसका परिष्कार करना, उसे सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ना, यह उद्देश्य नाटक का होना चाहिए। केवल बेहुदा और नौटंकी से भरा हुआ और भोंडा मनोरंजन मात्र नाटकों का उद्देश्य, साहित्यिक रचनाओं का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जैसे कहानी का, हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास के साहित्यिक धरातलों पर मुंशी प्रेमचंद, जिनको हिंदी का कथा सम्राट कहा जाता है, का स्थान बहुत महत्वपूर्ण बन गया, उसी तरह हिंदी नाटकों में नाटककार महाकवि कामायनी के सृजक जयशंकर प्रसाद का स्थान केंद्र में आया, महत्वपूर्ण बन गया। जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर ही हिंदी नाट्य साहित्य को
विभक्त करते हुए, उसकी परंपरा का उद्भव विकास का विभाजन करते हुए उसे जिस तरह बांटा गया, विभक्त किया गया, उसके केंद्र में प्रसाद रहे, जयशंकर प्रसाद रहे। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, स्वातंत्र पूर्व हिंदी नाटक या स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक, और इसके बाद फिर साठोत्तरी हिंदी नाटक, फिर 7वें दशक के 8वें दशक के हिंदी नाटक, फिर 9वें दशक के हिंदी नाटक, फिर अंतिम दशक के हिंदी नाटक, फिर 21वीं शताब्दी के हिंदी नाटक। इस तरह से ये सिलसिला, ये श्रृंखला आगे बढ़ती रही। भारतेंदु युगीन नाट्य साहित्य की परख के लिए प्रसाद पूर्व हिंदी नाटकीय परंपरा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटकीय परंपरा में मोटे तौर पर 2 उपखंड किए जा सकते हैं। एक भारतेंदु युगीन नाटक परंपरा और दूसरी द्विवेदी युगीन नाटक परंपरा। यह विषयानुरूप जब हम दृष्टि डालते हैं तो भारतेंदु युगीन नाट्य परंपरा और प्रमुख नाटककारों पर हमारा ध्यान जब जाता है तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युगीन नाट्य परंपरा में, जो कि 1850 से 1900 तक लगभग 50 वर्ष की यह परंपरा मिलती है, खड़ी बोली का प्रथम हिंदी नाटक लिखने का श्रेय स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण माना जाता है। इस समय काल में अमानत खां कृत इंदर सभा, जिसकी चर्चा हमने पहले की, एक ओपेरा के रूप में, गीति नाट्य के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इस दौरान अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला की स्थापना भी हुई थी, जिसे प्ले हाउस नाम से जाना जाता था। 1776 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी और 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर अस्तित्व में आता है। आधुनिक हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक की बात जब हम करें तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक हमारे समक्ष आता है। यह 1868 में काशी में अभिनीत किया गया, खेला गया, और इसमें लक्ष्मण का अभिनय स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। जानकी मंगल शीर्षक से प्रस्तुत किए गए नाटक में लक्ष्मण की भूमिका स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई थी। इसका मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत अच्छे अभिनेता भी थे और नाटक की दुनिया में इतना यश, इतनी कीर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, रचनाकार का अभिनेता होना, अभिनय कला से परिचित होना, यह स्वाभाविक है। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना वो अत्यंत प्रसिद्ध घटना और प्रसंग माना जाता है। उस समय, उस युग में पुरुष पात्रों की भूमिका स्त्री और स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती थी। हमने इस तरह के उदाहरण कृष्ण लीला और रामलीला में भी देखे हैं। भारतेंदु को नाट्य विद्या का या नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटकों की कुल संख्या देखें तो 17 मानी जाती है और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतेंदु कितने बड़े नाटककार रहे हैं। उनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873 में प्रकाश में आया था। यह प्रहसन है। इसमें धार्मिक विसंगतियों पर बड़ा प्रखर, तीखा व्यंग किया गया है। जैसा कि शीर्षक से भी हम देख सकते हैं, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। विषस्य विषमौषध्यम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक भारतेंदु का, एक पात्रीय नाटक
जो कि 1876 में ही प्रकाश में आया। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने, इस घटना को केंद्र में रखकर भारतेंदु ने यह एक बड़ा चर्चित, बड़ा प्रसिद्ध नाटक प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रेम जोगिनी नाम का नाटक 1875 में 4 अंकों की नाटिका के रूप में यह हमारे समक्ष आया और इसमें काशी के जो धर्म आडंबर आदि हैं उनका बड़ा सुंदर छायाचित्र उकेरा गया। भारतेंदु ने नाटकों के शीर्षक भी बहुत सोच समझकर बहुत ही सार्थक रूप में रखे हैं। चंद्रावली 1876 का नाटक है, यह भी एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत हुआ। इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण बहुत सुंदरता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ भारतेंदु करते हैं। और भारतेंदु का बहुत ही चर्चित, बड़ा प्रसिद्ध, बहुत ही समकालीन मुद्दों और विषयों को उजागर करने वाला नाटक है भारत दुर्दशा। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। यह नाट्य रासक या लास्य रूपक के रूप में हमारे सामने आता है, जो 1880 ईस्वी में लिखा गया। भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण, अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा, इन सब को आधार बनाया गया। अंग्रेजों ने कैसे भारतीय धन, वैभव आदि को लूटा, कैसे भारतीय मनीषा का शोषण करने का भरपूर प्रयत्न किया, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दुरुपयोग किया, तो ऐसी दुर्दशा भारत की बना दी उस अंग्रेजी शासन ने। उस पर वो बड़ा तीखा व्यंग करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जिसके बहुत बार मंचन किए गए। उच्च शिक्षा में, पाठ्यपुस्तकों में भी वो शामिल रहा। इसलिए जो प्रसिद्धि भारतेंदु को मिली उसमें एक भूमिका इस नाटक की भी है। नीलदेवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881 में लिखा गया एक बहुत सुंदर गीति रूपक है। एक नाटक का नया प्रयोग वो करते हैं। इस गीति रूपक के माध्यम से राजपूतानी आन बान और नारी, भारतीय नारी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, इसको वो प्रतिष्ठित करते हैं। उसकी वो एक तरह से बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। इसको हम एक ऐतिहासिक गीति नाट्य परंपरा, गीति रूपक परंपरा में शामिल करते हैं। भारतेंदु ने नीलदेवी से भी ख्याति पाई है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता का जिस तरह से समावेश है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। एक और प्रसिद्ध नाटक भारतेंदु का, जिसने भारतेंदु को ख्याति दिलवाई, नाट्य जगत में भारतेंदु की पहचान बनी, उसको अंधेर नगरी के नाम से जाना जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। 1881 में लिखित इस नाटक में, जो कि एक प्रहसन के रूप में प्रस्तुत है, राजा की मूर्खता। अब राजा जब मूर्ख हो तो प्रजा के लिए कितना अहितकर हो सकता है, समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। और उस मूर्ख राजा के माध्यम से राज्य के नागरिकों के प्रति जो अन्याय होता है, जो अंधेर गर्दी होती है, उस पर बहुत ही प्रखर, बड़ा तीखा व्यंग भारतेंदु करते हैं। तो भारतेंदु सशक्त व्यंग्यकार भी रहे। उनके बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व में हम उनकी व्यंग्य कला को देख सकते हैं, जिसने आगे चलकर बहुत से बड़े बड़े व्यंग्यकारों को प्रेरणा दी। सती प्रताप 1883 में लिखा गया एक पौराणिक नाटक है भारतेंदु ने। इससे यह भी पता लगता है कि भारतेंदु का जो अध्ययन है वो बड़ा गहन, बड़ा गंभीर है। वो पुरा गाथाओं को, पुरा कथाओं को, पुरा आख्यानों को और वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक साहित्य को
संस्कृत की रचनाओं को बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहनता से अध्ययन करते हुए उनका रचनात्मक उपयोग अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। सावित्री और सत्यवान की उस पौराणिक और बड़ी महत्वपूर्ण कथा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या और पुनर्प्रतिष्ठा करने वाली कथा, उसको आधार बनाकर वो सती प्रताप नामक नाटक लिखते हैं। एक सती की जो संकल्प शक्ति है उसको वो रेखांकित करना चाहते हैं, और यह सती भारतीय सती है जिसे हम सावित्री के नाम से जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटकों का अनुवाद भी किया। जैसे मैंने पहले कहा कि वो बहुत सशक्त, समर्थ और दक्ष नाट्यानुवादक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। रत्नावली 1868 ईस्वी में अनुदित एक नाटक, यह नाटिका के रूप में हमारे समक्ष आता है। इसके मूल रचनाकार हर्ष, जो संस्कृत के बड़े रचनाकार माने जाते हैं, वह रहे, लेकिन उस रत्नावली नामक नाटक को संस्कृत से गहन गंभीर अध्ययन के बाद एक नाट्यानुवाद की शैली का निर्वाह करते हुए, उन तमाम मानकों का बहुत रचनात्मक प्रयोग करते हुए वो इस नाटिका को प्रस्तुत करते हैं। विद्या सुंदर 1868 में एक और अनुदित नाटक के रूप में भारतेंदु की अनुवाद कला का प्रमाण बनकर हमारे समक्ष आता है। चौर पंचाशिका नामक एक बड़ी सुंदर रचना संस्कृत साहित्य में है, जिसको चौर्य पंचाशिका भी कहा जाता है। बंगला में विद्यासागर द्वारा लिखित रचना का, विद्यासागर द्वारा अनुदित ये रचना, उसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु ने किया था। चौर पंचाशिका के मूल रचनाकार चौट कवि माने जाते हैं और विद्यासागर के मूल रचनाकार यतीन्द्र मोहन ठाकुर कहलाते हैं। इस तरह हम देखें, पाखंड विडंबन नामक एक अन्य नाट्य रचना 1872 में, यह प्रबोध चंद्रोदय नाम से जो उपस्थित थी, उपलब्ध थी, उसका अनुवाद, जिसके मूल रचनाकार कृष्ण मिश्र माने जाते हैं। धनंजय विजय 1873 ईस्वी में, जिसका अनुवाद, जो कि कांचन कवि की मूल रचना है, उसका अनुवाद भारतेंदु करते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत की बड़ी प्रसिद्ध नाट्य रचना है। 1878 ईस्वी में विशाखदत्त की इस बहुत चर्चित प्रसिद्ध संस्कृत की नाट्य रचना का बड़ा सुंदर अनुवाद भारतेंदु ने किया है। दुर्लभ बंधु, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की रचना विलियम शेक्सपियर की रचना है। हालांकि इसका अन्य बहुत सारे रचनाकारों ने भी वेनिस के सौदागर नाम से अनुवाद बाद में चलकर किया है, लेकिन दुर्लभ बंधु शीर्षक का बदलना नाट्यानुवाद में एक नए मानक, एक नए सिद्धांत को हमारे सामने लाता है। कर्पूर मंजरी 1875 में, यह राजशेखर संस्कृत के जो प्रसिद्ध महाकवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में चंद्र कौशिक का अनुवाद है, जिसके क्षेमेश्वर रचनाकार माने जाते हैं। और बहुत से नाटकों में भारतेंदु ने स्वयं अभिनय भी किया, जिसमें जानकी मंगल है, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका उन्होंने निभाई। नील देवी का जब मंचन हुआ, अभिनेता की दृष्टि से प्रस्तुति हुई, तो भारतेंदु ने एक पागल की भूमिका निभाई। सत्य हरिश्चंद्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं हरिश्चंद्र की भूमिका में बहुत जीवंत अभिनय के साथ हमारे समक्ष आते हैं। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाटकों की विषय वस्तु पर जब हम दृष्टि डालें, तो रत्नावली एक अपूर्ण नाटक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। विद्यासागर प्रेम विवाह पर आधारित एक बड़ी सुंदर रचना मानी जाती है। पाखंड विखंडन
जिसमें वैष्णव मत की विशिष्टता को प्रतिपादित और प्रतिष्ठित किया गया और पाखंड मुक्ति के आंदोलन को विशेष रूप से भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया। धनंजय विजय में पांडवों की विराट व्यक्तित्व की, स्वरूप की, उनकी सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिनों की, कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, उस कथा को धनंजय ने उन्हें अकेले परास्त कैसे किया, इस पूरे कथा प्रसंग को वो धनंजय विजय में शामिल करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से लिखित मुद्रा राक्षस, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का बड़ा विलक्षण कौशल प्रदर्शित किया, उसमें भी भारतेंदु अभिनय करते हैं। और दुर्लभ बंधु, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक का जो भारतीयकरण किया, उसमें भी वो भूमिका निभाते हैं। कर्पूर मंजरी में भी राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर में वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन वो करते हैं। इस तरह कथा वस्तु की दृष्टि से देखें, सत्य हरिश्चंद्र, इसमें सत्य के आदर्श की स्थापना वो करते हैं। भारत जननी, इसमें पारंपरिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष, इनके दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं और भारतीयों की दुर्दशा पर वो बड़ा खेद और बड़ा दुख प्रकट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य परंपरा का विलक्षण संयोजन करते हुए हिंदी में रंगकर्म की एक नई आधार भूमि तैयार की थी, जिस पर आगे चलकर विराट प्रासाद भवन बन सके। भारतेंदु न केवल समाज के मध्यवर्गीय चेतना को नवीनता देते हैं, मौलिकता देते हैं, उससे जोड़ते चलते हैं, बल्कि अपने नाटकों के माध्यम से उसे वो विलक्षण स्वर, प्रखर स्वर भी देते हैं। उन्होंने युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप रंग जगत को एक नई शैली, एक नई प्रेरणा दी और एक विशिष्ट रचनाकार मंडल भी खड़ा कर दिया। हिंदी नाटक की, हिंदी रंगमंच की को पारसी रंगमंच की उस अति नाटकीयता से, उस एक तरह से कृत्रिम परिस्थितियों से उसे निकालकर, उस बेहूदी, उस भोंडी, उस नौटंकी भरी चकाचौंध से निकालकर, फुअड़पन से निकालकर, अश्लीलता के घेरे में, उसकी गिरफ्त में जो नाट्य जगत, जो नाट्य लोक आ गया था, वहां से निकालकर एक साहित्यिक अभिरुचि का गंभीर स्वरूप, एक अद्भुत विलक्षण मंच प्रदान करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। भारतेंदु युगीन नाटककारों ने अपने समस्त नाटकों की विषय वस्तु मानव जीवन के विविध पक्षों को राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, इतिहास और हमारी पौराणिक विरासत, इनको आधार बनाते हुए प्रस्तुत की और मुख्य रूप से तत्कालीन समाज और समस्याओं को उकेरने का, उजागर करने का, उद्घाटित करने का काम स्वयं भारतेंदु और भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के नाटककारों ने किया। भारतेंदु युगीन नाटकों में पारिवारिक विसंगतियों को, अंधविश्वासों को, पाखंडों को, बहुत जगह व्यभिचार, स्त्री स्वातंत्र्य, प्रेम, प्रेम विवाह, दाम्पत्य जीवन, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से संबंधित अनेक समस्याओं के भारतीय समाज में परिव्याप्त होने की पीड़ा, इन सब को वो पूरी गंभीरता के साथ उकेरते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि भारतेंदु न केवल भारतीय समकालीन परिवेश और वातावरण को पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, वो विश्व में हो रहे परिवर्तनों को, विश्व के प्रभाव, दुष्प्रभाव को भी गंभीरता से पढ़ रहे थे। भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास,
राधाचरण गोस्वामी, कामता प्रसाद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, पंडित देवदत्त, लाला जवाहर लाल, देवी प्रसाद शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी, सूर्यभान और इसी तरह तोताराम वकील, न जाने कितने बड़े बड़े नाम इन नाट्यकारों में, इन नाट्यानुवादकों में शामिल हो जाते हैं। इन सब ने मिलकर हिंदी नाटक के प्रारंभिक युग को यथार्थवादी, आदर्शवादी, समाज सुधारवादी, राष्ट्रवादी, स्वच्छंदतावादी, न जाने कितनी नाट्य परंपराओं से जोड़ा। इस तरह प्रताप नारायण मिश्र, कलि कौतुक रूपक, राधा कृष्ण दास, दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप सिंह, बालकृष्ण भट्ट के जैसा काम वैसा परिणाम, शिक्षा दान, दमयंती स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे, तनमन धन की गोसाई जी को अर्पण, देवकीनंदन खत्री, उनके बाल विवाह, वेश्याविलास, शालिग्राम वैश्य द्वारा रचित माधवानल कामकंदला, लावण्यवती सुदर्शन नाटिका, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का वारांगना रहस्य नाटक, वृद्ध विलास, बालमुकुंद पांडे का गंगोत्री, पंडित देवदत्त का बाल्य विवाह दूषक, गोपालदास गहमरी का विद्या विनोद, लाला जवाहर वैद्य का कमल मोहिनी, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक, इसी तरह भारत आरत, विवाहिता विलाप, बहुत सारे नाटक हैं। रूप बसंत, वृद्धावस्था विवाह नाटक, महा अंधेरी नगरी, ये सब इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि भारतेंदु युगीन, प्रहसन नाटक, इन सब ने बाद की नाट्य रचना के लिए एक बड़ी सशक्त आधारशिला तैयार कर दी और सामाजिक समस्याओं को, चुनौतियों को, विडंबनाओं को उजागर किया। देशी घी और चर्बी में व्यवसाय जैसे प्रहसन, इसी तरह रंगमंच की प्रतिष्ठा हुई और देश विदेश से जहाँ कहीं से भी भारतीय भाषाओं से अनुवाद का एक सशक्त मार्ग प्रशस्त हुआ। बहुत से नाटककारों ने पारसी थिएटर की फूहड़ प्रस्तुतियों का विरोध किया, उनके स्थानापन्न अपने नाटकों को उनमें एक गांभीर्य प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया, जिसमें नारायण प्रसाद के कृष्ण सुदामा, गौरख धंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक आदि, आगा हर्ष कश्मीरी के अछूता दामन, खूबसूरत बला, जहरी सांप, यहूदी की लड़की, इसी तरह घंटा पंथ, जानकी नंदनी, नारी हृदय, तुलसीदास शैदा का, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि भारतेंदु युग में जो नाट्य सृजन हुआ, जो नाट्यानुवाद हुआ, उसमें बहुत सी सुंदर सुंदर उक्तियां, सूक्तियां भी लिखी गईं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ख्वारी माने चिंता। अंधा धुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन नाटककारों का जो प्रदेय है, उसने आज जिस भारतीय और हिंदी नाट्य लोक की चर्चा हम करते हैं, उसके लिए एक सशक्त आधारशिला तैयार की। अंग्रेजी से, भारतीय भाषाओं से, संस्कृत से अनुवाद भी किए, मौलिक सृजन भी किए, उसके सिद्धांतों को निर्मित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और इस दृष्टि से भारतेंदु और भारतेंदु युग के समस्त रचनाकारों, नाटककारों के प्रदेय को हम याद करते हैं। हिंदी गद्य विधाओं के रूप में भारतेंदु के इस अवदान को हम सदैव स्तुत्य मानते हैं। उन्होंने नाटक विधा के रूप में अपनी और अपने मंडल के रचनाकारों की जो पहचान बनाई, वो वास्तव में स्मरणीय है, प्रशंसनीय है। मित्रों, यहीं इस विषय को विराम देते हैं। नए विषय के साथ
पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।